बहुत अरसे बाद आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है, इसलिए ज़रा ज़ोर का हेलो कहना पड़ा। लेकिन बस कुछ कोविड की रिकवरी की कॉम्प्लिकेशंस हो गई। वो शुक्र है अब ठीक हो गई हैं। लेकिन मैं चूँकि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, उसकी तैयारी करना थी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियाँ भी हैं मेरे ऊपर वहाँ पे, तो सिर्फ अपने लिए नहीं और लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उस मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अब से ये बस सिलसिला दोबारा शुरू करना है। आज की वीडियो लंबी होगी। आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे जो कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हुई हैं, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा या आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में आजकल क्या हो रहा है। सबसे पहली बात ये है कि अभी तक शायद कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम होंगी। अभी जो ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा चढ़ने लग गई हैं। बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर तेल की प्राइस में कमी जो मुतवक्के थी, जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो इस बात पे एक्सपेक्ट की जा रही थी कि दुनिया भर में रिसेशन आएगी, क्योंकि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स मौजूद हैं, तो चूँकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है पॉलिसी रेट को बढ़ाने का या पॉलिसी रेट को चेंज करने का, जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इकॉनमी के अंदर सामने आ जाएं। तो ये काम दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ में हो रहा था, तो एक डर था, एक खौफ था कि रिसेशन आ जाएगी। वो खौफ और डर थोड़ा सा कम हुआ है और डिमांड बल्कि बढ़ी है इकॉनमी के अंदर। बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ के अंदर आपको स्लो डाउन के आसार नज़र नहीं आ रहे। अमेरिका की जो मोस्ट रीसेंट इकोनॉमिक्स की इकॉनमी की स्टेट ऑफ द इकॉनमी के ऊपर रिपोर्ट आई है, उसमें वहाँ पे जॉब्स भी बढ़ी हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी बल्कि आपको कम लग रहे हैं। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी अब यही तवक्को कर रहे हैं लोग कि शायद वो मज़ीद इसको नहीं बढ़ाएं। इन सारी चीज़ों की वजह से एक एक्सपेक्टेशन ये बल्कि डेवलप हो रही है कि शायद इकॉनमी जो है ग्लोबल स्लो डाउन जो है वो ना हो, और इसी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी इंटरनेशनली बढ़ी भी हैं। अगर ये प्रेशर कायम रहता है और ये किसी मोमेंटम में तब्दील होता है तो आपको ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हुई अगले चंद हफ्तों और महीनों में नज़र आएँ, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो कायम रहेंगे। अभी जो उनका एक ख़ास एस्पेक्ट है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये भी देखा कि बिजली के बिलों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। उसकी वजह यही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो होती है वो चूँकि हमारे यहाँ कुछ डिले से होती है, और पिछले कुछ महीनों में चूँकि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रही थी, वो उनका इफ़ेक्ट जो है वो अब हमें अगले आने वाले चंद महीनों में नज़र आएगा, जो उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा। और इस पर ख़ास तौर पे इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो ज़ाहिर बात है घरों के, बिजनेसेस के बिजली के बिलों के अंदर आएगा। तो ये भी आप तवक्को रख सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कायम रहेंगे। हमारे पास एक और जो आज ख़बर आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक अखबार में अभी मुझे एकदम से नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ी है। मैं उसका नाम गलत नाम नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन IMF को ये भी इंदिया दिया गया है या वादा किया गया है कि हम फ्यूल के ऊपर, तेल के ऊपर हम लेवी के साथ साथ, यानी कि पेट्रोलियम लेवी के साथ साथ जनरल सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। क्यों देना पड़ा? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि बजट के अंदर फैसला किया गया था कि मेरा ख्याल है कि ये क्यों उनको वादा करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा था कि बजट के अंदर हमने दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाने का हुकूमत ने फ़ैसला किया था, लेकिन जब वो प्रेशर आया होलसेलर्स और रिटेलर्स और ट्रेडर्स की तरफ से, तो ये चूँकि हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर उनकी सपोर्ट के ऊपर कहा यही जाता है, तासुर यही कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो उस प्रेशर के अंदर आके वो टैक्स जो था वो हटा लिया गया। लेकिन वो टैक्स उनके ऊपर से तो हटा लिया गया, लेकिन जो पैसा उसकी मद में इकट्ठा करना था वो तो अभी भी चाहिए ना, तो वो फिर अब और तरीक़ों से पूरा करना है। और मेरे ख़्याल में शायद उसी को
उस टैक्स रेवेन्यू को और रेवेन्यूज़ को इन जनरल मज़ीद बढ़ाने के लिए जनरल सेल्स टैक्स का इंडिकेशन दी गई है कि वो हम लगाएंगे पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, तेल और डीजल के ऊपर। ये वादा जो था ये पीटीआई ने भी पिछले साल नवंबर में उनसे आईएमएफ से कर चुकी थी। तो ये कोई एक लिहाज से आईएमएफ से किया गया कोई नया वादा नहीं है, लेकिन ये है कि ये हुकूमत जो है, चूँकि अब अगर इसको रेवेन्यूज़ इकट्ठे करने में, महसूलात इकट्ठे करने में, टैक्स महसूलात इकट्ठे करने में, शायद टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने में शायद मुश्किल पेश आए, तो ये हाँ आप तवक्को कर सकते हैं कि अगले कुछ माह में शायद जनरल सेल्स टैक्स भी लग जाए, जिसका मतलब है कि पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा होएगा। और अगर वो होगा तो ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो इकॉनमी में कम नहीं रहेंगे, बल्कि बढ़ने के चांसेस भी हैं। एक और जो बहुत बुरी खबर है वो तो सब आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन उसका मईशत के ऊपर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। वो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है। सैलाब चूँकि और वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और जनूबी पंजाब के बहुत सारे इलाकों में आया है और पूरे गांव बह गए हैं। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। और लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। आज मैं एक ट्विटर पे देख रहा था कि किसी ने ये क्लेम किया था। मैं क्लेम इसको इसलिए कहूँगा क्योंकि कोई सोर्स नहीं थी, कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं ये एक लिहाज से क्लेम ही शेयर कर रहा हूँ कि कल रात जो है हर 7 में से एक पाकिस्तानी जो है वो खुले आसमान के नीचे सोया है, क्योंकि वो सैलाब की वजह से बेघर हो गया है। तो ये कोई 31 मिलियन लोग बनते हैं। 3 करोड़ लोग जो हैं वो इसकी वजह से अगर बेघर हुए हैं और वो खुले आसमान की तरह सोए हैं, तो ये बहुत ही सीरियस और मेरे ख़्याल में बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है कि इससे कितने बड़े लेवल के ऊपर तबाही आई है। ज़ाहिर बात है इसका एक इफ़ेक्ट जो है वो आपकी जो काश्त की गई फसलों पर है उसके ऊपर भी होगा। इसका ज़राई आउटपुट के ऊपर, एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा वो तो जब ये सैलाब की सूरत हाल थोड़ी सी सेटल डाउन होगी, थोड़ा सा कम होंगी बारिशें, तभी हम इसका कुछ एस्टिमेट कर सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एग्रीकल्चर आउटपुट जो होता है वो फ़र्क पड़ता है, तो उसके ऊपर फिर भी आपकी इकॉनमी के ऊपर प्रेशर मज़ीद आ सकते हैं, क्योंकि फिर एग्रीकल्चर आउटपुट को पूरा करने के लिए आपको ये इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट्स करने के लिए आपको डॉलर्स चाहिए होंगे, जो कि फ़िलहाल आप सिर्फ रिलाई करें कि आप इंटरनेशनल बोरोइंग से ही कर सकें। सो इसमें इसका मतलब है कि हमें मज़ीद कर्ज़े भी देने पड़ सकते हैं। बहरहाल ये हम सस्पेक्ट करें कि ऐसा हो सकता है। अल्लाह करे कि ये सूरत हाल ना हो, अल्लाह करे कि हमारा फार्म आउटपुट और एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो इन सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर ना हुआ और हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएँ। और सबसे बढ़ के ये कि जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, इन फ्लड से, इस सैलाब से, उनके हालात में जल्दी बेहतरी आए और हुकूमत उनको बर वक्त मदद पहुंचा सके। ये उनको मदद पहुंचाना जो है ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। फ़्लड इफ़ेक्टीज़ को हमने कैसे मदद करनी है? सबसे पहले तो ज़रूर ज़ाहिर बात है कि उनको खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है, उनको टेंटों की ज़रूरत है, और हमें नज़र आ रहा है कि हमारी हुकूमत के पास ये सब कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने भी अपील की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो पैसे दें। वर्ल्ड बैंक ने और कुछ और इदारों ने, कुछ और मुल्कों ने हमें इमीडिएटली पैसे देने का वादा भी किया है। कुछ अजीब सी बात भी लगती है कि ये सारे पैसे जो हैं ये इस मुल्क में ख़र्च होने और रुपयों में ही ख़र्च होने हैं, लेकिन रुपयों में भी पैसे ख़र्च करने के लिए हमें बाहर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि 50% इकॉनमी जब टैक्स ही नहीं देती तो फिर हमें इस तरह की चीज़ों के लिए भी बाहरी से पैसे मांगने पड़ेंगे और बाहरी की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन दुआ यही है कि ये पैसे आ जाएँ जल्द अज जल्द और ये अपने सही मकासद के लिए इस्तेमाल भी हो जाएँ, ताकि जो बहुत सारे लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं वो उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो अपनी मोस्ट रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट थी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जो कि 22 अगस्त को हुई। उसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि वो रेट नहीं बढ़ाएंगे। कुछ मैं हैरान हुआ, कुछ सरप्राइजिंग डिसीजन था। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये था, क्योंकि मैं उससे पहले वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल था कि 50% चांस है कि वो शायद रेट ना बढ़ाएं, 50% चांस है कि वो रेट बढ़ा दें।
क्यों मेरा ख्याल था कि 50 रेट ना बढ़ाएं, क्योंकि इकॉनमी में कुछ ये इंडिकेशंस नज़र आ रही थी कि चीज़ें स्टेबलाइज कर रही हैं। तो शायद वो पे दर पे जो उन्होंने पिछले साल सितंबर से रेट्स बढ़ाए हैं उसमें इकॉनमी को मज़ीद वो एक और झटका नहीं देना चाहते थे, और ये कहा ये कि शायद इसको फ़िलहाल ना बढ़ाया जाए, और अगर बढ़ाना है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में, मुझे ज़ाहिरी बात है इसके अंदर खाने की कोई ख़बर नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल डिसीजन भी था कि आपने इस बार रेट्स नहीं बढ़ाने, बिकॉज आप इकॉनमी को मुसलसल शॉक्स पे शॉक्स दिए जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा उसके अंदर गैप दे दें। मेरे ख्याल में रेट्स बढ़ेंगे, चाहता तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ, क्योंकि हर दफ़ा रेट बढ़ने से बहुत सारे इफेक्टिव, डायरेक्ट इफेक्टिव में से मैं भी हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने गाड़ियाँ लोन पे ली हुई हैं वो तो इफेक्ट होते हैं। मेरे तरह के कुछ लोग हैं जिन्होंने बैंकों से कर्जा लेके घर भी ले लिया पिछले साल, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, वो एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो जैसे लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन यही है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शायद 2 महीने बाद जो आए उसमें शायद ना बढ़ाएं, कुछ चांस है कि ना बढ़ाएं, लेकिन उससे अगली पॉलिसी में तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन यही रखनी चाहिए कि ये बढ़ जाएगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हालात दुनिया के ऐसे ही रहते हैं और पाकिस्तानी इन्फ्लेशन, पाकिस्तान की इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी ऐसे ही रहते हैं, तो ये रेट्स 16% तक जा सकते हैं। अगेन अगर कुछ और हो जाए, हमारी इकॉनमी, इंटरनेशनल ग्लोबल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो जाए किसी ना किसी वजह से, जिसको हम कोई ऐसी फैक्टर की वजह से जिसको हम अभी नहीं देख सकते, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। पिछले साल जब 7% के रेट थे और मैं और मेरी बेगम फैसला कर रहे थे कि हमने बैंक से लोन लेके घर ख़रीदना है, फ्लैट ख़रीदना है, तो मैंने ये तो सोचा था कि इंटरेस्ट रेट आगे जाएंगे, लेकिन ऊपर जाएंगे, लेकिन मैंने 15% की कैलकुलेशन नहीं की हुई थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि एक साल के अंदर अंदर ये 7% से 14% पर हो जाएंगे, तो या 8% से 15% पर हो जाएंगे, सॉरी। तो ये आप कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें एंटिसिपेट कर सकते हैं। उसकी एक्सटेंट जो है, उसकी इंटेंसिटी जो है, वो एंटिसिपेट नहीं की जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये 16-17% तक जाएंगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आज मेरे ख्याल में क्या तारीख हो गई है, 26 है। 3 दिन बाद 29 अगस्त को IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास फाइनली हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के ऊपर वहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी। पाकिस्तान की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स गए हैं, जो लेटर ऑफ इंटेंट गया है, और वो पॉलिसीज़ का ये प्रॉमिस जो मेमोरेंडम गया है, जो कि हमने कहा है कि हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो उसको डिस्कस करेंगे, वोटिंग होगी, और जो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो साइन हो जाएगा। और पाकिस्तान को जो 7th और 8th रिव्यू के जो पैसे थे वो इकट्ठे मिलने थे, जो ख्याल किया जा रहा है कि वो इकट्ठे मिलेंगे, $1.2 बिलियन वो मिल जाएंगे। 2 फैसले होने उस मीटिंग में। आमतौर पे लोग सिर्फ पहले वाले फैसले की बात करें, $1.2 बिलियन की, लेकिन उसमें एक फ़ैसला ये होना है कि पाकिस्तान ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि ये इस प्रोग्राम को, यानी कि ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये वही प्रोग्राम जो PTI के ज़माने से चला आ रहा है, वही प्रोग्राम में इसको रिज्यूम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें रिक्वेस्ट की है कि इस प्रोग्राम में टोटल फैसिलिटी जो है उसको भी बढ़ा दिया जाए। उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि IMF क्या कहती है। हो सकता है मान जाए, हो सकता है वो ये कहे कि नहीं, हम अभी नहीं ये करना चाह रहे, हम इसको आपका जो अगला रिव्यू होगा उसके बाद ये फैसला करेंगे आप कुछ। तो ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो जो है वो उस पर एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। वोटिंग पाकिस्तान के फेवर में आएगी। मुझे नहीं मालूम कि IMF की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और उसके बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उस मुल्क को पैसे देने से इनकार कर दिया। तो पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे, लेकिन आया उस प्रोग्राम की एक्सटेंशन होगी, उसमें मज़ीद पैसों का इजाफा होगा कि नहीं होगा, ये हमें देखना है। इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। तो 29 अगस्त के अंदर जो एक बड़ी खबर आएगी, मेरे ख्याल में वो शायद यही होगी कि IMF क्या फ़ैसला करती है इस चीज़ के मुतालिक। आखिरी बात जो दोबारा करना है वो यही कि अच्छा, जो सैलाब की आफत पाकिस्तान के अंदर आई है, क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस है वो बहुत रियल है। वो हम इस साल तो ये दूसरा इंस्टेंस है जिसमें हमने उसको इतने
शिद्दत से महसूस किया है। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्च के अंदर जब हम मौसम को हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो इतना जल्दी गर्म हो जाएगा, उसमें एक हीट वेव आ गई जो कि ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीना परसिस्ट की। उसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर आउटपुट इफेक्ट हुआ, यानी कि वीट की फसल जो थी वो इफेक्ट हुई, वो जल्दी पक गई, उसका दाना छोटा रह गया, उससे टोटल वीट के आउटपुट के ऊपर भी इफेक्ट है। यानी कि ये क्राइसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक किताबी बातें या कोई जो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ पेपर्स लिखते हैं, ये सिर्फ उस तक महदूद नहीं है। ये हम इसको अपनी रियल लाइफ में, रियल टाइम में एक्सपीरियंस भी करें, तो इसके बारे में हमें बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी हुकूमत को बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। फ्लड इफेक्टीज़ जो हैं उसमें हमें एक क्राइसिस जो है वो यही है ना कि देखें फ्लड्स तो आ गए और गो के हम ये किसी भी हुकूमत को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि ये उसकी गलती की वजह से आए, लेकिन जो उनका रिस्पांस है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो वो हमें एजिलिटी, हमें वो क्विकनेस रिस्पांस के अंदर नज़र नहीं आ रही जो कि शायद हम पहले देखते आए हैं। हमें ये भी लग रहा है कि मुझे तो ये लग रहा है कि हुकूमत के पास ये फिस्कल स्पेस भी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो लोगों की जिस तरह से मदद करना चाहती है वो इमीडिएटली कर सके। तो इंतज़ार कर रही है कि बाहर से पैसे आएँ, इमदादी रकूम मिलें तो हम लोगों की मदद करना शुरू करें। आई थिंक ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और ये सिर्फ ये इंडिकेट नहीं करती कि जी अच्छा हमारी हुकूमत जो है वो इन लोगों की मदद कर पा रही है कि नहीं। वो मेरे ख़्याल में ब्रॉडली ये भी इंडिकेट करती है कि इकॉनमी किस किस्म की मुश्किलात से दो चार है। तो हमारे पास कोई आई विश कि मैंने कोई इतनी अर्से बाद कोई वीडियो की थी, कोई अच्छी खबर होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इकॉनमी के अंदर कोई स्टेबिलिटी जो है वो कोई जल्दी आ पाएगी। ये क्राइसिस कितनी देर रहेगा, अब आप यही कर सकते हैं, दुआ तो यही करेंगे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे ख़्याल में अगला 6 महीने मज़ीद साल तक हालात ज़रा टाइट ही रहेंगे। तो बस अली आफ्ताब जिस तरह कहते हैं कि घर में मिलाद करा लें, दुआ करा लेंगे ये हालात ठीक हो जाएं, तो मेरे ख़्याल में ये भी कर लें क्योंकि और तो कहीं से फ़िलहाल चांस नज़र नहीं आ रहा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो पे। अली आफ्ताब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो ईकॉन अलिफ मेरा ट्विटर का हैंडल है, मुझे उस पर आप फॉलो कर सकते हैं, ECON ALIF ईकॉन अलिफ। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।